नमस्कार। मैं अंकुर चपराना आप सभी का मेंटो एसएससी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हमारा जो वित्त आयोग का गठन अभी 8वें वित्त आयोग के कैबिनेट ने मंजूरी दी है उसको लेकर है। कुछ ये विषय काफी चर्चाओं में है क्योंकि कई यूट्यूबर बता रहे हैं कि सैलरी किसी की 3 गुना होगी, किसी की 4 गुना होगी, कोई बता रहा है कि सिर्फ 15% या 20% ही बढ़ेगी। अगर मैं बिल्कुल सिंपली वे मैं आपको समझाऊं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आपको अच्छी लगती है, चीजें आपके दिमाग में भरती हैं, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर शेयर कर देना है। ठीक है, बात करते हैं हम 8वें वित्त आयोग की। सबसे पहले वित्त आयोग के बारे में हम जानते हैं वित्त आयोग क्या होता है। देखिए, वित्त आयोग का मतलब है कि ये एक कमीशन होता है, आयोग होता है। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, मेनली जो सेंट्रल एम्प्लॉय होते हैं, जो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता या अलाउंस वगैरह की मतलब मद्देनजर रखते हुए जो उनके सैलरी में इंक्रीमेंट करता है। और ये सैलरी में नहीं, उनकी पेंशन में भी जो पेंशन होल्डर है, अभी लगभग 50 लाख हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं, और लगभग 65 लाख या 60 से 65 लाख के बीच में ही हमारे पेंशन होल्डर्स हैं। उनकी सबकी जो सैलरी है या उनके जो भत्ते हैं उनमें सब में इंक्रीमेंट करता है। ये बेसिक पे में भी इंक्रीमेंट करता है और भत्तों में भी इंक्रीमेंट करता है। बेसिक पे, एचआरए, डीए, फिटमेंट फैक्टर, ये सारे जो पॉइंट्स आपने अभी पढ़े हैं या कहीं देखे होंगे, उनके बारे में चर्चाएं करेंगे, और कैसे सैलरी इंक्रीमेंट बढ़ता है, कैसे लागू होता है, और कितने बढ़ने के अनुमान हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपके सामने पेश करूंगा। आज का टॉपिक हमारा 8वां वित्त आयोग। आपका स्वागत है मेंटोर एसएससी यूट्यूब चैनल में। थोड़ी सी इसके बारे में हिस्ट्री में बात कर लेते हैं कि पे कमीशन की जो इतिहास हमारा क्या होता है। ये एक आयोग है कि हमारी सरकार को हर 10 साल में सरकार को सिफारिश करता है, एक रिपोर्ट सौंपता है कि सरकारी कर्मचारियों का इतना वेतन बढ़ा दिया जाए, उनकी फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स को कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा एक पैसा दिया जाए जो अपनी वो नीड्स को फुलफिल कर सकते हो। तो इस आयोग, वित्त आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट सरकार को, केंद्र सरकार को, ये बिल्कुल भी बाध्य नहीं करता कि केंद्र सरकार इनकी रिपोर्ट में जो लिखी हुई बातें हैं या जो लिखी हुई जो शर्तें या इंस्ट्रक्शंस है उनको 100% लागू करे या माने। लेकिन ऐसा होता आया है क्योंकि बहुत बड़ा इस हमारे भारतवर्ष में बहुत बड़ा एक वर्ग रहता है जो सरकारी कर्मचारियों का वर्ग है, जो सेंट्रल एम्प्लॉय हैं या स्टेट एम्प्लॉय हैं, मतलब जो सरकारी कर्मचारियां हैं बहुत बड़ी संख्या में हैं। तो कहीं ना कहीं वोट बैंक को लेकर इनका दिमाग में ये बात रहती है सरकार के कि उनको क्यों ना उनको खुश किया जाए। जैसे किसानों के लिए नई नई स्कीम लाती है, मजदूरों के नई नई स्कीम लाती है, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए ये वेतन लाती है। एक आप देश अंदाज में ये समझ लीजिए कि वेतन का काम है कि उनको भी कहीं ना कहीं खुश किया जाए, उनकी भी सैलरी में कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट किया जाए। और कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलना। तो उनका मोटिवेशन भी ये होता है, एक स्टूडेंट का मोटिवेशन भी क्या होता है कि जिस पोस्ट की वो तैयारी कर रहे हैं उसमें कितनी इज्जत है और कितना पैसा है। सारी चीजें उसी पे टिकी हुई हैं। किसी स्टूडेंट का तो मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ पैसा ही होता है कि जिस पोस्ट पर सैलरी ज्यादा है मैं उसी पोस्ट की तैयारी करूंगा। और बात भी ठीक है, बात भी हकीकत है। और अगर मैं बात करूं आज के ज़माने में कोरोना के बाद, तो सरकारी नौकरी के लिए इतनी भीड़ है, इतनी मतलब कॉम्पिटिशन बढ़ गया है कि भाई आप अभी कोई एग्जाम लेटेस्ट देखा है तो आप कॉम्पिटिशन का लेवल देख ही सकते हो। अगर आपने यूपी पुलिस का भी एग्जाम दिया है, एक ग्रुप सी का भी एग्जाम दिया है, तो उसका लेवल आप समझ सकते हो। वो सिर्फ और सिर्फ इसी की बात है कि सरकारी नौकरी की क्या इस टाइम कीमत है। तो इस कीमत में और चार चांद लगाने के लिए 8वें पे कमीशन की भी रिपोर्ट या कैबिनेट ने मंजूरी दे दी गई है। हालांकि कुछ समय पहले सरकार की तरफ से बयान आया था कि अभी 8वें वेतन आयोग की तरफ मतलब कोई अभी जरूरत नहीं है, या सरकार की कोई अभी ऐसी इच्छा नहीं है। लेकिन भाई सरकारी गठबंधन की है, अगर भाजपा गठबंधन की सरकार नहीं बनाती और पूरी अपनी तरफ से सरकार का गठन हो जाता, तो ये हो सकता है ये 8वां वित्त आयोग और आगे को टल जाए। लेकिन गठबंधन की सरकार है, इस पे जो भाजपा सरकार पर थोड़ा दबाव है, इसकी वजह से 8वें वित्त आयोग का गठन की मंजूरी उन्होंने दे दी गई है। अगर हम इतिहास की बात करें तो सबसे पहले ये हमारा मई 1947 में लागू हुआ था, और इससे सिर्फ इतना तय हो गया था कि सरकारी कर्मचारी अगर हमारा चपरासी भी है और वो सरकारी है, तो कम से कम उसको 55 रुपए हम प्रदान करेंगे। उससे कम उसको सैलरी हम नहीं दे सकते। ये बेसिक पे की बात चल रही है, या एक आप बोल लीजिए कि उनकी कम से कम जो सैलरी भत्ता है उनकी बात चल रही है। और जो मैक्सिमम थी वो 2000 रुपए थी। तो 2000 रुपए किस पोस्ट के लिए होती है? ये जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट के लिए होती है, जिसको हम बोलते हैं कि प्रधानमंत्री का जो सलाहकार के रूप में आप बोल लीजिए, जो आईएएस से जो प्रमोशन होने के बाद जाता है। इसका कोई डायरेक्ट चुनाव मतलब सॉरी एग्जाम नहीं होता। सबसे जो हाई लेवल का एग्जाम होता है वो यूपीएससी का होता है। यूपीएससी सेलेक्टेड बंदे कुछ समय बाद प्रमोशन होने के बाद जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट तक पहुंचते हैं, जो ड्रीम पोस्ट होती है। पढ़े लिखे की सबसे ऊंची पोस्ट जॉइंट सेक्रेटरी है, और उसके 2000 रुपया हुआ करते थे 1947 में। सिर्फ बात सीधी सीधी बता रहा हूं, आपको ध्यान रखनी है। उस टाइम 15,000
केंद्र कर्मचारियों की संख्या थी, इतने हमारे लोग काम करते थे, और हर 10 साल में ये हमारा पे कमीशन लागू होता है। ये ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन ऐसा होता आया है। बात करते हैं हम, जो अभी हमारा पे कमीशन लागू है वो 7वां है, इससे पहले हमारा छठा था, तो मतलब 7 पे कमीशन हमारे लग चुके हैं। 7वां वित्त आयोग हमारा भी चल रहा है, जो हमारे लास्ट स्टेज पर है। कब तक है वो? दिसंबर 2025 तक है चालू। मतलब लागू कब हुआ था वो? 2016 में लागू हुआ था। इसके एक हेड होते हैं, इसकी कमेटी में मेंबर 3 तो होते ही हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, फिक्स नहीं है। लेकिन हेड ज्यादातर हमारे जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं या सुप्रीम कोर्ट होते हैं, उनको बनाया जाता है। जो यहाँ हेड थे हमारे 7वें पे कमीशन में, वो ए के माथुर जी थे। और इसमें 3 चीजें हैं जो आपको पूरी वीडियो में देखने को मिलेंगी, और इसी के आधार पर हम सैलरी बताएंगे कि सैलरी का आकलन कैसे होता है, या आंकड़ा आपको सैलरी का कैसे प्रदर्शित करना है। एक होता है हमारा फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर फिटमेंट फैक्टर को आप सिर्फ और सिर्फ अभी ये समझ लीजिए कि इसका मतलब है कि सैलरी कितने गुना हुई। अगर हमारी सैलरी अभी 10 रुपए है 2007वें पे कमीशन के बाद, कौन सा? 2025 में, तो 2026 में इसका 2.5 गुना होना ही फिटमेंट फैक्टर है। ठीक है, 2.5 गुना होना ही इसका फिटमेंट फैक्टर बोलते हैं। तो फिटमेंट फैक्टर का आप समझिए कि बेसिक सैलरी का या बेसिक जो पे है हमारा, उसका 2.5 गुना होना ही हमारा फिटमेंट फैक्टर बोला जाता है। बेसिक पे है 18,000 रुपए, मतलब अगर हमारी ग्रुप डी या सरकारी कर्मचारियों की सबसे नीची पोस्ट की अगर सैलरी की बात करें, फिक्स सैलरी, वो 18,000 रुपए है। इससे कम सैलरी किसी भी सरकारी कर्मचारी की नहीं है इस टाइम भारत में। और डीए है हमारा 53%, डियर एंड अलाउंस। इसका मतलब है कि कुछ इंक्रीमेंट, जैसे बात करें हम सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में, डिफरेंस क्या होता है कि सरकारी जो हमारे कर्मचारी होते हैं, ये प्राइवेट कर्मचारी जो होते हैं, उनकी भी एक साल में इंक्रीमेंट होता है सैलरी में। ऐसे ही हमारे सरकारी गवर्नमेंट में जो सरकारी जो जॉब होती हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, उसी को डीए बोलते हैं। तो ये डीए कितना होता है? लगभग हर साल की बात करें तो 3% के साथ इसके इंक्रीमेंट होता है। और ये साल में 2 बार भी है, 2 बार लगता है या 1 बार भी लगता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि 1 बार तो मिनिमम लगता ही लगता है। ठीक है, ये है हमारे 7वें पे कमीशन की बात। अब हम करते हैं जो 8वां वेतन आयोग की अभी चर्चाएं चल रही हैं उसको लेकर। ये हमारा लागू होगा 2026 में। इन्हें 18 महीने का टाइम दिया जाता है। जो वित्त आयोग होता है हमारा, जब इसकी मंजूरी मिल जाती है कैबिनेट से, इसकी जैसे मंजूरी मिल गई, तो 18 माह के अंदर इसको लागू करना होता है। उससे पहले इसको रिपोर्ट सौंपनी होती है, और बताया जाता है कि सरकारी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इसको जनवरी 2026 से कर दिया जाएगा। लागू कर दिया जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सैलरी मिलनी चालू हो जाएगी। लेकिन अगर सैलरी 2027 में भी जाकर आपको चालू हुई ना, तो ये रुकी हुई सैलरी आपको मिलेगी एक साथ। 2026 से ही आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। हो सकता है आपको 26 में ना मिले, 26 में जुलाई में जाके मिले, अगस्त में जाके मिले, या 27 की स्टार्टिंग में जाके मिले, लेकिन जो बढ़ी हुई सैलरी है वो आपको एक साथ मिलेगी। इसका मतलब ये है, तो 2026 जनवरी में लागू हो जाए, इसकी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। और टोटल एम्प्लॉय इस टाइम अगर बात करें केंद्र सरकारी कर्मचारी, तो 50 लाख, और पेंशन होल्डर हमारे 60 लाख हैं। और इस टाइम जो फिटमेंट फैक्टर की बात करें, जो हमने बताया था कि 2.57 हमारा 7वें पे कमीशन के दौरान था, तो इस टाइम उम्मीद बताई जा रही है, कुछ अर्थशास्त्री द्वारा बताया जा रहा है, कुछ न्यूज़पेपर में छापा जा रहा है कि 2.25 से लेकर 2.86 हमारा फिटमेंट फैक्टर होने वाला है। मतलब बेसिक सैलरी इतनी बढ़ने वाली है। मतलब अगर 18,000 हमारी अगर बेसिक सैलरी है 7वें पे कमीशन के द्वारा, 7वें वित्त आयोग द्वारा, तो इसको हम 2.5 गुना कर देंगे। 2.5 मतलब 18 दूनी 36, और 9 मतलब 18 दूनी 36, और 5% होता 9, तो 45,000 रुपया हमारी 45,000 रुपये हमारी बेसिक सैलरी हो जाएगी। बेसिक सैलरी मतलब जो हमारी सबसे नीचा जो पोस्ट है ग्रुप डी की है, उसे 45,000 रुपये 8वें पे कमीशन के बाद मिलने चालू हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें कितना इंक्रीमेंट होगा या कैसे इंक्रीमेंट होता है, या डीए, एचआरए, ये जो सारी चीजें होती हैं, अब हम इनको डिस्कस आपके सामने करने वाले हैं। एक एक चीज ध्यान से सुनना। कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि जान तो लिया हमने वित्त आयोग क्या होता है, कैसे ये काम करता है, कैसे इसका गठन होता है, और किन किन चीजों का ध्यान रखता है। ये आपकी छोटी छोटी, आपका मतलब है अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपकी छोटी छोटी चीजों को आप ये नोट करता है। अगर ये रिपोर्ट तय करेगा ना, तो उसमें ये भी देखेगा कि एक सरकारी कर्मचारी कितनी फैमिली मेंबर है, उसका दाल का खर्चा कितना है, चीनी का कितना है, बीमारी का कितना है, उसका आने जाने का कितना है। उन सबको फैक्टर को, छोटे छोटे फैक्टर को इंप्लीमेंट करके वो रिपोर्ट सौंपता है सरकार को कि अब यार इतना पैसा इन सरकारी कर्मचारी को दिया जाए, ताकि इनकी इतनी सॉरी इतनी इनकी नीड अब बढ़ चुकी है, इतनी अब इनके खर्चे बढ़ चुके हैं, तो इनकी सैलरी में इतना इंक्रीमेंट आपको करना होगा।
यही रिपोर्ट ये सरकार को सौंपता है, सरकार फिर उस पर विचार करती है और चर्चा मतलब करती है, उसके द्वारा वो अपनी तरीके से ही करती है। लेकिन मैं एक साफ तौर से आपको बता दूं, ये भाजपा सरकार है, इसका काम वर्क पेपर ज्यादा है और ग्राउंड लेवल पर कम है। फिर मैं बता दूं, अगर यहीं आज कांग्रेस सरकार होती तो 8वां पे कमीशन हकीकत में ही बहुत ऊंचे लेवल की सैलरी आपको मिलती। और केंद्र सरकार, तो अगर केंद्र में कांग्रेस की जब जब सरकार रही है, बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। भाजपा सरकार ने दिखाया कुछ और है। जैसे मैं बताऊं आप ही, 2.57, ये 7वां जो पे कमीशन लगा था, 7वां जो वित्त आयोग लगा था, ये हमारी भाजपा सरकार के दौरान लगा था 2016 में। ठीक है, 2014 में भाजपा सरकार केंद्र में आई थी। इसमें देखने को मिला है 2.57। और अगर हम सिक्स की बात करें तो वो सिक्स जो था हमारा, वो कांग्रेस सरकार में मिला था, उसमें 1.86 गुना सैलरी हुई थी और इसमें 2.57 गुना हुई थी। तो आपको लग रहा है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा हो गया था इंक्रीमेंट, लेकिन हकीकत ये था कि ये सिर्फ मात्र मतलब बहुत ही कम इंक्रीमेंट था। अगर मैं आपको बताऊंगा अभी जिस कैलकुलेट इसको करते हैं, उसमें आपको बताऊंगा कि ये कितना कम था और जो कांग्रेस सरकार है वो कितना ज्यादा करती है। ठीक है, अभी मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं बोर्ड पर, उनको आपको ध्यान से देखना है कि क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले होती है एक सरकारी एम्प्लॉय के लिए बेसिक पे। ठीक है, फिर होता है एक डीए, डियरेंस अलाउंस। फिर होता है एक एचआरए। ठीक है, और बाकी अलाउंस होते हैं बहुत ज्यादा, बहुत सारे होते हैं। एक जैसे साइकिल का होता है, एक मान लिया एक इनका सीजीएचएस का होता है, बीमारी का होता है, एजुकेशन का होता है, बहुत सारे अलाउंस उनको मिलते हैं। फिर उसके बाद डिडक्शन होता है, जैसे पीएफ में कटते हैं, कुछ टैक्स में कटते हैं, कुछ उनके इंश्योरेंस में कटते हैं। तो अगर हम बात करें कि बेसिक पे अभी जो हमारा है मिनिमम, वो 18,000 रुपए है। ठीक है, और अभी जो डीए चल रहा है वो 53% चल रहा है, और एचआरए जो है वो 30% है। सबसे पहले जो परसेंट है ये इसका है। अगर कोई भी चीज आपको कैलकुलेट करनी है तो बेसिक पे करनी होगी। अगर डीए कैलकुलेट करना है तो 18,000 का कैलकुलेट करना होगा। 18,000 का लगभग कितना आएगा, लगभग 9,000 रुपए आएगा। ठीक है, 30% एक 18 या 5400 रुपए ये आएगा। ठीक है, अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो 18 और 9 27, और 27 और 5 ये हमारा 32,400 रुपए। ये हमारी मोटा मोटा इस टाइम जो हमारी ग्रुप डी की सैलरी है वो है हमारी 32,400। तो इस 32,400 में फिर बाद में जो इन हैंड आएगा आपको, उसमें पीएफ कटेगा और उसमें एक इंश्योरेंस की एक स्कीम कटती है, तो लगभग आपको 30,000 रुपए करीब आपकी अभी सैलरी है। अगर ये 7वें वेतन की बात कर रहा हूं मैं, ये जो सैलरी इन हैंड है आपकी वो जनवरी 2025 में है। अभी अभी जनवरी 2025 चल रही है, तो सैलरी इतनी है। और वेतन कौन सा लगा है, अभी वेतन लगा है हुआ है हमारा कौन सा, 7वां। ये 7वें वेतन के बाद की सैलरी है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं भाई कि अब इसमें और क्या चीजें जुड़ने जा रही हैं या और क्या चीजें इसमें जोड़ी जा सकती हैं। इसको अगर हम बात करें, जब हमारा 8वां वेतन आयोग लगेगा तो सैलरी की गणना कैसे होगी। देखिए, अगर मान लिया हम ऑन एन एवरेज, जो हमारे अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.8 लगेगा, चलो हम 2.8 भी नहीं मान रहे, हम मान रहे हैं 2.5। ठीक है, जो हमारा फिटमेंट फैक्टर है वो 2.5 गुना हो गया। तो 2.5 गुना होने का मतलब है कि वो लगभग 44 से 45 हजार रुपये हो गया, 45 हजार रुपया हो गया। ये तो हो गई हमारी बेसिक पे या बेसिक सैलरी, 8वें पे कमीशन के बाद की। लेकिन ये जो डीए है, ये डीए हमारा हो जाता है उस टाइम जीरो। क्या हो जाता है, जीरो। तो ये हो गया हमारा जीरो। और एचआरए का ये है, ये हाउस रेंट अलाउंस है। ठीक है, एचआरए का ये है कि अगर डीए हमारा 0 से 25 है तो ये हमारा होता है 23%। और अगर हमारा 25 से 50 के बीच में है तो ये होता है हमारा 27, और उससे ऊपर है, 50 से ऊपर है तो हमारा होता है 30%। तो फिलहाल तो हमारा डीए मैंने बताया 53% है, तो 50 से ज्यादा है तो डीए हमारा, ये एचआरए हमारा 30% है। लेकिन अगर हमारा डीए जीरो हो गया तो 0 से 25 के बीच में क्या है, 23% है। तो इसका फिर हमारा 23% हमारा हो जाएगा डीए। डीए कितना हो जाएगा हमारा, 23%। किसका, 23% होगा हमारा 45,000 रुपए का। तो 45 दूनी 90, अगर 20% की बात करें तो 9,000, और लगभग 10,000 रुपए करीब हमारा ये हो जाएगा। कितना, 10,000। ये तो मोटे मोटे तौर पर अब फिर सैलरी हमारी होगी 55,000 रुपये।
ठीक है, 55,000 रुपए। अगर अब मैंने लास्ट की बात करी थी आपको, जो 7वें वित्त आयोग के बाद जो सैलरी थी हमारी, वो 32,000 रुपए करीब थी, 32-33,000। और 8वें वेतन आयोग के बाद हमारी सैलरी होगी 55,000 रुपए। इसके बाद डिडक्शन भी होते हैं, हाँ, मतलब आपके पीएफ भी कटता है, इंश्योरेंस के कटते हैं, वो चीजें तो वहां भी कटती थी लेकिन यहाँ भी कटती हैं। लेकिन अगर हम बेसिक सैलरी को, अगर हम आपको कैलकुलेट करनी है आपकी सैलरी, अपनी सैलरी, तो उसको आप ये काम कर लीजिए कि एक तो फिटमेंट फैक्टर हमारा कितना हो सकता है। अगर हम, ये 7वें वेतन का था हमारा 2.57, उसी के आधार पर अगर मतलब 2026 में जब ये 8वां वेतन आयोग आएगा, अगर उस दौरान भी हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.5%, मतलब 2.5 गुना होता है, तो सैलरी हमारी बेसिक पे 18,000 से बढ़कर 45,000 हो जाएगी। ये बात कर रहे हैं हम सातवें वित्त आयोग की बात है, जो बेसिक सैलरी हमारी 18,000 है। अगर 6 की बात करें, छठे वित्त आयोग में हमारी सैलरी 7,000 रुपया हो करती थी, तो फिर हमारा फिटमेंट फैक्टर ढाई ढाई गुना बढ़ा था, तो 18,000 रुपये हमारी बेसिक सैलरी होगी थी। और अगर हम 8वें वेतन आयोग की बात करें, उसमें भी अगर 2.5 गुना सैलरी होती है, तो बेसिक पे हमारा 45,000 हो जाता है। लेकिन उस दौरान जब हमारा डीए जीरो हो जाता है, क्यों? क्योंकि जिस साल, जिस वर्ष, जिस महीने हमारा पे कमीशन लगता है, तो डीए हमारा 0% हो जाता है। कितने दिन के लिए सर? 6 महीने के लिए। हर छठे महीने फिर 3% का इंक्रीमेंट होगा। तो ये जो सैलरी आई आपकी, ये सैलरी आई आपकी जनवरी 2026 की। अगर आप बात करें जुलाई में क्या होगा, जुलाई 2026 में क्या होगा, ये डीए आपका 3% और बढ़ जाएगा। फिर दिसंबर 2026 में क्या होगा, ये 3 से बढ़कर 6% हो जाएगा। किसका? 45,000 का। तो सैलरी का इंक्रीमेंट भी ऐसे ही होता चला जाएगा। जिसकी ज्यादा कम सैलरी होगी, उसका इंक्रीमेंट इतना ही कम होगा। जिसकी ज्यादा सैलरी होगी, मतलब किसी का बेसिक पे 45,000 रुपए है, और किसी का बेसिक पे बताने जा रहा हूँ ज्वाइंट सेक्रेटरी पोस्ट पर 4 लाख प्लस भी होगा, तो उसको तो 3% बहुत होता है। 4 लाख का 3% बहुत होता है, एज कंपेरिजन टू 45,000। समझ रहे हो? तो जिसकी सैलरी कम होगी, मतलब बेसिक पे कम होगा, उसका इंक्रीमेंट भी परसेंटेज में इतना कम होगा कि, अगर डीए की बात करें, हर 6 महीने में 3% बढ़ता है, तो यहाँ तो डीए जीरो है, जनवरी 2026 में तो जीरो होगा। एचआरए जो आपका होगा वो 23% होगा। कब तक होगा 23%? जब तक आपका डीए 25% तक इंक्रीमेंट नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया? एक बार और बता दूं आपको सारी चीजें कैसे करना होती है, कि बेसिक पे जो होता है हमारा, बेसिक पे, बेसिक पे अभी हमारा 7वें वित्त आयोग में 18,000 रुपए है। ये कितना परसेंट बढ़ेगा, कितने परसेंट में इसका इंक्रीमेंट होगा, इसी को हम फिटमेंट फैक्टर बोलते हैं। तो जो फिटमेंट फैक्टर हमारा 7वें वित्त आयोग में था, उस वो था हमारा 2.5 गुना। तो अगर इसको हम 2.5 गुना करते हैं, तो ये 44-45,000 रुपए हमारा बेसिक पे हो जाता है, बेसिक सैलरी हो जाती है। ठीक है, एक तो इंक्रीमेंट ये हुआ, और ये तो हुआ हमारी बढ़ोतरी। लेकिन घटोतरी कहाँ हुई है, कि इस दौरान हमारा जो डीए था, वो हमारा 53% था। इसका 53% लगभग 9,000 रुपए था। अब ये 9,000 रुपए हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि जब 8वां आयोग या कोई सा वित्त आयोग का गठन होता है, लागू होता है, उस दौरान हमारा डीए जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये 0 रुपए यहाँ हो जाएंगे, तो 9,000 रुपए आपको ये नहीं मिलेंगे जो आपको आज मिल रहे होंगे। फिर होता है एचआरए। एचआरए का क्या था, अभी एचआरए हमारा 30% था, तो 30% से घटकर एचआरए हमारा जनवरी 2026 में 8वें वित्त आयोग के बाद ये हमारा 23% हो जाएगा। तो 7% की यहाँ हमारी घटोत्तरी होगी, घाटा होगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, तो 2.5 गुना सैलरी हमारी नहीं बढ़ती है, 2.5 गुना हमारी बेसिक पे बढ़ती है। ठीक है, सैलरी 2.5 गुना नहीं बढ़ती। सैलरी में और बेसिक पे में डिफरेंस होता है, बेसिक सैलरी में फर्क होता है। तो ये मान के मत चलना किसी की सैलरी आज 40,000 है, तो इसकी सैलरी 2.5 गुना हो गया, मतलब 1 लाख रुपए आज हो जाएगी। नहीं, 1 लाख रुपए नहीं होगी। इसकी अगर बेसिक पे 40,000 है, इसकी अगर बेसिक पे 40,000 है, तो उसकी बेसिक पे 1 लाख हो जाएगी, ये पक्का है, निश्चित है। लेकिन डीए जीरो हो जाएगा, डीए जीरो हो जाएगा। एचआरए भी 7% से कम हो जाएगा। ये चीजें हैं जो हम काउंट नहीं करते हैं, जो आपको नहीं बताई जाती हैं। तो ये चीजों भी आपको ध्यान में रखनी होगी। अब बात करते हैं हम जो भाजपा सरकार की, कि जो उसने छठा वित्त आयोग लगा था हमारा कांग्रेस सरकार में, और 7वां लगा था हमारा भाजपा सरकार में। इन सारी चीजों को मैं बात करूंगा अभी, कि वो कैसे बढ़ोतरी करती है और कैसे चीजों को दिखाती है। छठा और 7वां वित्त आयोग। छठे वित्त आयोग में हमारा जो फिटमेंट फैक्टर था, या सैलरी का कितने गुना बढ़ी है, वो बढ़ी थी हमारी 1.86। ठीक है, और यहाँ पे बढ़ोतरी हुई थी 2.57 की। अब आप बोलोगे सर ये तो ज्यादा गुना होगी है, ये कम होगी है, लेकिन मैंने बताया कि जब भी हमारा पे कमीशन या वित्त आयोग लागू होता है, उस टाइम डीए जीरो हो जाता है, और एचआरए भी कम हो जाता है। तो यहाँ डीए जो था, वो लगभग इतना ही था, 50 या
50 मतलब 50 से 53% के बीच में था। लेकिन जिस टाइम ये 7वां वित्त आयोग लगा था उस टाइम डीए हमारा 125% था। आप समझ सकते हो कि 125% तो मतलब 1.25 गुना तो आपको पहले से ही मिल रहा था बिना वित्त आयोग लगे ही। और ये बता रहे हैं सर हमने 2.5 गुना बढ़ाई है। भाई 2.5 गुना आपने कब बढ़ाई है? क्योंकि 1.5 तो आपने एक 1.2 मतलब हाँ ऐसी बोलिए कि 1.25 गुना तो आपको पहले ही मिल रही थी, तो आपने 2.5 गुना बढ़ाई है, तो टोटल 2.5 गुना नहीं हो सकती है। इसमें आपको अगर डिफरेंस देखोगे तो इसमें 1.35 का या 32 का बात 33 का इंक्रीमेंट हुआ था, नेट इंक्रीमेंट। और अगर आप यहाँ बात करोगे तो यहाँ बात करने आपको 1.25 लगभग 1.25 का इंक्रीमेंट सैलरी में हुआ था। मतलब यहाँ ओवरऑल इंक्रीमेंट कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? क्योंकि भाई डीए जीरो हो गया, और डीए जीरो का मतलब है कि यहाँ डीए ही 125% था और यहाँ डीए सिर्फ 53% था। तो अगर यहाँ सैलरी में इंक्रीमेंट बेसिक सैलरी में 1.86 गुना का फायदा हुआ है तो नुकसान भी तो भाई छोटा ही हुआ है, 53% का नुकसान। लेकिन अगर यहाँ फायदा तुम्हें बेसिक सैलरी में 2.5 गुना का हो रहा है तो नुकसान भी आपको 1.25 गुना का हुआ है, क्योंकि डीए जीरो हो जाता है उस दौरान। और फिटमेंट फैक्टर सॉरी जो एचआरए होता है उसमें 60% की जो मतलब घाटा होता है। तो इसका मतलब है कि इसकी नेट सैलरी में जो जो फर्क पड़ा था वो लगभग 13 से 15% के करीब ही हमारा फर्क पड़ा था। और इस दौरान क्या है, अगर 8वां पे कमीशन आता है और फिटमेंट फैक्टर मांग तो 6 गुना की है, 6.25 की है, कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 के करीब होता है। तो 2.86 आपकी बेसिक सैलरी का इंक्रीमेंट होगा, मतलब 2.5 या 2.75 गुना आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन डीए आपका जो अभी 53% है वो आपका जीरो हो जाएगा। कब तक जीरो होगा? 6 महीना शुरू में जीरो ही रहता है, उसके हर छठे महीने 3-3% बढ़ता रहता है। ठीक है, तो कुछ दिन बाद आपकी फिर सैलरी ज्यादा हाइक होने की चालू हो जाएगी। तो अगर अब मैं मोटे तौर पे आपकी बात करूं कि अगर आपकी सैलरी कहीं 30,000 रुपए है इन हैंड, 30,000 रुपए आपकी इन हैंड है, तो वो लगभग 50,000 रुपए आपकी सैलरी होने जा रही है 8वें वित्त आयोग के द्वारा। ठीक है, ये हमारी गणना थी, सैलरी की गणना कैसे होती है और 8वें वित्त आयोग की घोषणा या उसके द्वारा सैलरी बढ़ोतरी कितनी होगी, ये सारी चीजें थी। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी यूपी पुलिस की जो सैलरी है, जो 60,244 जो पद के लिए अभी बच्चे रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनकी सैलरी को लेकर है कि उनकी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है और उनके इन हैंड कितनी सैलरी आएगी जब वो पासिंग आउट होंगे और ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है, तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।